अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज तो मंगल का दिन है और अडयाला में मुलाकात का दिन हुआ करता है। बहनें तो हमेशा ही पहुंचती हैं। देखना यह है कि क्या इस दफ़ा पार्टी लीडर्स पहुंचेंगे और अगर पहुंचेंगे तो क्या वहाँ पे माहौल होता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि मुलाकात का इम्कान तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ जो ख़ास आज बात करेंगे वो एक जो तनाज़ा बना हुआ है सहाफ़ियों के आपस के दरमियान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में क्यों कर कैसे किसको डिनर दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सीज़ बन चुकी हैं। साथ ही साथ इकरारुल हसन और जो मामला इस वक्त एहलकार के बाद पेश आया है उसमें मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ही आती जा रही हैं और इकरार बजाय इसके कि इस मामले को ख़त्म करते, लग रहा है कि वो जानबूझकर मामला बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और बहनें तो हमेशा पहुंचती हैं। इस दफ़ा भी अलीमा खान साहिबा बाकी बहनें पहुंचेंगी और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की पूरी ये जो कैद तन्हाई है वैसे तो ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो चुकी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन अक्टूबर के एंड से उनकी मुलाकातें बंद हुई थी और उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल भी ऑलमोस्ट अपने आखिर में पहुंच चुका है, आखिरी हफ्ते में। उसके बावजूद भी जो है इस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल नहीं हुई और आखिरी अगर कोई बीच में मुलाकात हुई फैमिली में से किसी की तो वो उज़्मा खान साहिबा की थी जो 2 दिसंबर 2025 को हुई थी। उसके बाद सलमान सफदर की 2 मरतबा मुलाकात ज़रूर हुई है लेकिन फैमिली में से किसी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। तो बहनें तो हमेशा पहुंचती हैं, उन्हें पता होता है कि मुलाकात नहीं होनी, इसके बावजूद भी पहुंचती हैं और कारकुन भी उनके साथ कुछ जमा हो जाते हैं वहाँ पर। अगरचे उनके साथ भी बेचारों के साथ सख्तियाँ ही वहाँ पे की जाती हैं लेकिन बहनों से इजहार यकजहती के लिए, अपने लीडर से मोहब्बत के इजहार के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं और सर्दी गर्मी में बैठते हैं। लेकिन आज भी मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। पहले हुकूमत ये कह रही थी कि जी कुछ ऐसी तैनातियां हैं, कोई ऐसी मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि जी इमरान खान साहब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नवंबर गुजर गया, उसके बाद कहा गया कि नहीं, इमरान खान साहब कोई एहतजाज की कॉल दे सकते हैं इसलिए हम मिलने नहीं दे रहे। और फिर 8 फरवरी तक का कहा गया कि जी 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं होने देंगे। बट 8 फरवरी भी गुजरे हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल नहीं की गई। अब हुकूमत के पास बज़ाहिर कोई जवाज़ नहीं है, अब वो कुछ नहीं बता रहे कि जी वो क्यों मुलाकात नहीं होने दे रहे। और मज़े की बात यह है कि कोई पूछ भी नहीं रहा। पूछ भी नहीं रहा मतलब कोई सहाफ़ी भी ये सवाल नहीं अब अपने टॉक शोज़ में उठा रहा कि भाई इमरान खान की मुलाकातें क्यों बंद हैं। किसी हुकूमती वज़ीर से ये नहीं पूछा जा रहा। अब ये वैसे ही मसला सारा बैकग्राउंड में चला गया है। क्या इसकी वजह ये है या कोई ख़ास नवाजिश है हुकूमती वज़ीरों के लिए, ख़ास नरमी है कि कोई उनसे ये पूछने गवारा नहीं करता कि इमरान खान साहब की आखिर मुलाकातें अब क्यों बंद हैं। हालांकि इस बीच उनकी आंख का सीरियस इशू भी रहा है लेकिन इसके बावजूद भी उनकी किसी फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं कराई गई, पर्सनल डॉक्टर से मुलाकात नहीं कराई गई और ये सिलसिला बिल्कुल एक रूटीन मैटर बन चुका है। आज की मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी, नईम हैदर पंजोता और राजा हारून रशीद समेत ताबिश फारूक साहिबा का नाम जो है वो लिस्ट में भेजा गया। 6 वकला जो इमरान खान साहब के टीम के अहम वकला हैं उनके नाम भेजे गए। लास्ट टाइम सलमान अकरम राजा साहब का नाम शामिल नहीं था, ना वो गए थे। आज देखते हैं कि वो जाते हैं या नहीं। उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा के दरमियान बीच में एक तलखी भी हुई जब उन्होंने पब्लिकली शिकायत का इजहार किया और सलमान अकरम राजा साहब ने पब्लिकली गुस्सा भी किया। लेकिन उसके बाद अब मुझे लगता है कि शायद नॉर्मली दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत हाल हुई होगी और आज शायद इस मामले के ऊपर आपको नज़र भी आए कि दोनों इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वहाँ पर इकट्ठे मौजूद भी होंगे। तो ये जी इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट्स हैं। अब आ जाते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं सहाफ़ियों के। लेकिन उससे पहले मैं एक अहम खबर आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी खबरें होती है लेकिन बहुत सी सियासी खबरों के दरमियान और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के दरमियान ये खबरें रह जाती हैं। ये खबर जो है वो जंग अखबार में छपी है और इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई बहरान के शिकार ममालिक में जो है वो तकरीबन 10 ममालिक जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो चुका है। और ये जो 10 ममालिक हैं, अगर आप इनके नाम सुने तो आपको हैरानी होगी कि हम किन ममालिक की लिस्ट में जाकर खड़े हो गए हैं। इन ममालिक की लिस्ट में अफ़गानिस्तान, कोंगो, म्यांमार, नाइजीरिया, सूडान, शाम और यमन शामिल हैं। तो ये इंतहाई
یا تو جنگ زدہ ممالک ہیں یا بہت جہاں پہ قحط سالی اور اس طرح کے مسائل ہیں، ان ممالک کے صف میں ہمارا پیارا پاکستان بھی کھڑا ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جسے ہم یہ ہم کہتے تھے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے. ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا گیا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ اپنی خوراک میں خود کفیل ہے. ہم اپنی خوراک کی جو چیزیں ہیں وہ خود پروڈیوس کر لیتے ہیں، بلکہ پروڈیوس تو کیا، ہم تو ان کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال مکمل طور پہ بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو پیارا وطن ہے وہ اپنے حصے کی جو خوراک ہے وہ بھی شاید پوری تیار نہیں کر پاتا. اس کی بے حد وجوہات ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری وجوہات جا کے ہماری اپنی نالائکیوں سے ہی جڑ جاتی ہیں. اور یہ میرے لیے تو بہت شاکنگ خبر ہے کہ اب ہمارے ملک میں اس وقت 1,10,00,000 افراد ایسے ہیں جو غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. تو ہماری حکومت کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے 2.5 کروڑ بچے کو اسکول کیسے بھیجنا ہے، کہ آپ نے جو آپ کا 1,10,00,000 شخص ہے جو اس کو ابھی اس وقت غذائی عدم تحفظ ہے، جس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی ملنی ہے یا نہیں ملنی، اس کا آپ نے کیا بندوبست کیا ہے. جہاں پہ ہماری حکومت کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو غریب آدمی ہے، جو اتنا مہنگا پیٹرول افورڈ نہیں کر رہا، اس کو ہم نے ریلیف کیسے دینا ہے، وہاں پر ہماری حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں. ہماری حکومت کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ ہم ملک بند کر کے بیٹھے ہیں، بار بار شہر بڑے بند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کاروبار بند کر دو 8 بجے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے بڑے جہاز، لگژری جہاز خریدنے اپنی ضروریات کے لیے. تو یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. یہ جو عوام ہے نا، کیڑے مکوڑے 24 کروڑ، یہ کسی حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے، سوری ٹو سے. ورنہ آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ کے ملک میں 1,10,00,000 بندہ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، تو اس حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے. اور آج میں وزیر پیٹرولیم کا بیان دیکھ رہی تھی، علی پرویز ملک صاحب کا، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس آئل ریزرو جو ہیں وہ صرف 1 دن کے بھی نہیں ہیں، شاید 1 دن کے ہیں. اب مطلب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ ایک ان کی سٹیٹمنٹ جو تھا میں سیاسی بیان تھا یا وہ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہے تھے. میرے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو بلیو کروں، کیونکہ یہی وزیر صاحب پہلے کچھ عرصہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس 28 دن کا ریزرو ہوتا ہے. تو ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ روز کا روز آ رہا ہے اور روز کا روز استعمال ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کچھ عرصے کا جو پیٹرولیم ریزرو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں ایکسٹرا. اور پاکستان کو تو ویسے بھی کوئی خاص ایسی کمی تو نہیں آئی، کیونکہ پاکستان کے لیے تو جہاز جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں آبنائے ہرمز کے. ان کے لیے تو انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ پاکستانی فلیگ والے کئی جہاز دوسرے ممالک کے لیے بھی جو آئے وہ بھی انہوں نے گزرنے دیے. تو پاکستان کو تو کہیں تعطل نہیں آیا. تو پرویز ملک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ہمارے پاس صرف 1 دن کا فیول رہ گیا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے. یہ کس کی نالائکی ہے کہ ہمارے پاس 1 دن کا فیول ہے. ویسے تو مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ان کا یہ کلیم شاید درست نہیں ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ تو بڑا پینک ہو جاتا. یا تو شارٹیج ہوئی ہوتی، دکانیں جو بڑی بڑی لمبی لائنیں لگی ہوتی پیٹرول پمپس کے اوپر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس صرف 1 دن کا جو ہے وہ فیول رہ گیا ہو. مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے، لیکن میرے لیے یہ کافی مشکل بات تھی. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شارٹیج ہے فیول کی، تو آپ پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اس حکومت کی پرائرٹیز پھر دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہیں. اینی ویز ہمارے صحافیوں کی بھی ویسے آج کل الگ ہی پرائرٹیز ہیں، کیونکہ وہ بھی عوامی مسائل پر بات کرنے کے علاوہ ہر وقت یا تو ایک گروپ ہے جو حکومت کی خوشامد میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ان کو سمجھانے بجھانے اور ان کی تنقید میں لگا ہوا ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی تنقید میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ دونوں آپس میں الجھتے رہتے ہیں. اور حکومت کے مزے ہیں، کیونکہ اسے تو نہ اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے اور نہ ہی میڈیا اس کو کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہوتا ہے. تو اب یہ نیا ایک جو ہے متنازع سا معاملہ بنا. پریس کلب میں ایک ڈنر ارینج کیا گیا، اسلام آباد پریس کلب میں، اور مطیع اللہ جان صاحب نے اس ڈنر میں جو انٹرنیشنل صحافی ہیں ان کو مدعو کیا. بہت اچھا ڈنر انہیں سرو کیا گیا، انہیں کچھ شیلڈز وغیرہ بھی دی گئی ہیں. اور اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب نے ان صحافیوں سے جو پاکستان میں اس وقت صحافت کی صورتحال ہے، آزادی اظہار رائے پر جو قدغنیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح صحافیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان سے متعلق انہوں نے بریف بھی کیا. اور وہ صحافی جو تھے، انٹرنیشنل صحافی سارے وہاں کھڑے سن رہے تھے ظاہر ان کی بات. اور اس کے بعد پھر تصویریں وغیرہ بھی بنی جو سوشل میڈیا پر آئیں. اس کے بعد جو ایک مخالف گروپ ہے، خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ایک مخالف گروپ ہے جس نے خاص طور پر مطیع اللہ جان صاحب کو نشانے پر رکھا ہوا ہوتا ہے.
तो उन्होंने इस पे तनकीद शुरू कर दी कि जी मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने ये एक इंतहाई गलत काम किया है। उन्होंने पर्सनल एजेंडे को आगे करने के लिए सहाफ़ियों को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद बुलाया और वहाँ पर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड किया वगैरह वगैरह, और इसमें उन्होंने गैर मुल्की सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया। और जैसे ही उन्होंने ये बात शुरू की, नैरेटिव बिल्डिंग शुरू की, तो वहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो एक बड़ी ट्रम्प की फेवरेट सहाफ़ी कैटलिन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि काफ़ी दिनों से मौजूद हैं और जा नहीं रही। हालांकि अब तो ट्रम्प ने उन्हें कह भी दिया है कि भाई वापस आ जाओ, कोई फ़िलहाल मज़ीद टॉक्स का अभी काम नहीं है जल्दी, लेकिन वो अभी भी नहीं जा रही। तो वो जो हैं कैटलिन, वो आगे से ट्वीट करती हैं कि जनाब हमें तो धोखा दिया गया है, और कहती हैं कि जनाब हमें तो नहीं मालूम था कि हमें वहाँ पे बुला कर स्टेट की जो है वो बुराइयां की जाएंगी और इस तरह से बातें की जाएंगी, और हमारी तस्वीर जो है हमारे बग़ैर पूछे इस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई है। तो कैटलिन साहिबा ये कहती हैं कि जनाब ये एक अनएथिकल काम है और हमसे पूछा भी नहीं गया, और हमें नहीं पता था कि हमें इस मकसद के लिए वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम स्टेट गेस्ट हैं तो इसलिए हमारे लिए ये मुनासिब नहीं था कि हम एक ऐसी जगह पर जाते और वहाँ पर इस तरह गुफ्तगू होती और फिर उसके ऊपर हमारी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आती। तो पहले तो मुझे इस बात को सुन के बड़ी हैरत हुई कि भाई ये सहाफ़ी कब से स्टेट गेस्ट होना शुरू हो गए हैं। सहाफ़ी तो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर कहीं भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाएं, और वो सिर्फ कोई रियासत का मौक़िफ़ लेके तो नहीं आ जाते वापस। वो तो वहाँ पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से बात करते हैं, अपोजिशन से भी मिलते हैं, हुकूमत से भी मिलते हैं, वहाँ के सहाफ़ियों की राय लेते हैं, जनरल पब्लिक की राय लेते हैं, और उन्हें उस सारी सिचुएशन जिसको भी वो कवर करने के लिए जाते हैं उसके बारे में एक डिफरेंट टाइप्स की ओपिनियन मिलती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम स्टेट गेस्ट है लिहाजा हम सिर्फ हुकूमत की बात सुन के सिर्फ वही नैरेटिव जो है वो आगे पास ऑन करते जाएंगे, भाई हमने तो कोई और नैरेटिव नहीं सुनना। तो मुझे तो ये बड़ी हैरत हुई सुन के कि ये मतलब है कि क्या बात की है कैटलिन साहबा ने। तो बहरहाल मैं इस खातून के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ज़ायनिस्ट माइंडसेट वाली सहाफ़ी हैं, और जैसे यहाँ पर हमारे कुछ हुकूमती खुशामदी सहाफ़ी होते हैं, तो ये भी मेरा ख्याल है उधर अमेरिका में कुछ इसी किस्म का अपना वजूद रखती हैं कि इसी किस्म की सहाफ़त करती होंगी। तो वो समझती हैं कि जो सिर्फ स्टेट नैरेटिव है उसको फैलाना ही सहाफ़त होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो इसलिए ये समझती हैं कि पाकिस्तान में भी यही सहाफ़त होनी चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी पाकिस्तान में काफ़ी ये सहाफ़त प्रिवेल कर रही है, लेकिन मुझे हैरत हुई कि एक थोड़ा सा भी मुख्तसर नुक्ताए नज़र जो है वो सुनकर उन्होंने इसको इस तरीके से प्रिटेंड किया कि जी उनके साथ तो धोखा हो गया। वो तो ये सुनना ही नहीं चाहती थी कि उफ़ अल्लाह, ये ट्रम्प की फेवरेट हुकूमत जो है ये सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर ये कुछ कर रही है। मेरे कान क्यों नहीं फट गए ये सुनने से पहले, तो मैं सोच रही थी कि उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया। तो बहरहाल सहाफ़ी जो हैं हुकूमत के हामी सहाफ़ी, जो इस ख़ास तौर पर रजीम के खुशामदी सहाफ़ी हैं, और जो मतीउल्लाह जान साहब से कुछ ज़ाती प्यार मोहब्बत रखने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ताक ताक के निशाने बांधे हुए हैं कि जनाब मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो तो गद्दार भी हैं, वो तो ये भी हैं। वो फिर जो फतवा साज फैक्ट्री शुरू हो जाती है तो वो काम जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन ये अफसोसनाक बात है, हर जगह पर हर मुल्क में ये बात होती है, ये बात डिस्कस होती है कि वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त की क्या सूरत हाल है, अपोजिशन के साथ ट्रीटमेंट कैसा है, जमहूरी क़दरें किस हद तक फॉलो की जा रही हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि जिसके ऊपर जो है कोई बात हो जाए अगर तो आपके लिए कोई बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो। तो बहरहाल जी ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी इस वक्त बहस जो है वो जारी और सारी है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा ख़बर जो है वो चल रही है वो इकरार और वो FIA एहलकार का मामला है, जिसको फैलाते ही चले जा रहे हैं इकरार हसन। अगर एक बात हो गई थी, अच्छा वैसे मैं खुद ये सोच रही थी कि अगर एहलकार ने अपने दूसरे कॉलीग को कोई बात कह भी दी बुरी, अगर इकरार उस वक्त उस पर रिएक्ट ना करते और खामोशी से गुजर जाते तो शायद मुझे आपको किसी को भी पता ना होता कि किसी एहलकार ने ऐसी बात की है। लेकिन उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करके अपने बारे में ऐसी कोई बात कही हुई वो सब तक पहुंचा भी रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि तकरीबन मुझे तो यही लगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस मामले पर ये समझते हैं कि इकरार ने इसके ऊपर गैर ज़रूरी रद्दअमल दिया है। तीसरी बात यह है कि इस मामले को डिफेंड करने के लिए इकरारुल हसन साहब जितना ज़्यादा जो कुछ भी वजाहती बयान जारी करते हैं तो उसमें और ज़्यादा मामले में लूप होल्स नज़र आते हैं और ज़्यादा बात जो है वो फैलती चली जाती है।
चौथा पॉइंट ये है कि इकरारुल हसन साहब इस मामले पर हर उस बंदे से उलझ रहे हैं जो भी इस मामले पर उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपने ओवर रिएक्ट करके अपना ही केस ख़राब किया है। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनसे अदरवाइज़ उनके शायद एक नॉर्मल मरासिम थे, वो उनके साथ भी काफ़ी जिसको कहते हैं तलखी के साथ अब गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ बैक वक्त लड़ना चाह रहे हैं दिफा में, और एक ऐसे दिफा में बैक वक्त आप बेशक बहुत सारे लोगों से लड़ें, लेकिन फिर आप हक पर हों, आपके पास प्रॉपर डिफेंस हो अपना, वाकई आप सही बात कर रहे हो तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी सूरत में कि जहां आपने अपना हिसाब जो है वो बराबर तो क्या उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पूरा किया, उसके बाद अब आप ये चाहें कि फिर भी सब आप ही की साइड लें और आपको दुरुस्त कहें, तो ये बात जो है वो कुछ जचती नहीं है। और उसके बाद फिर आप बात ख़त्म करने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद वो कराची पहुंचते हैं, वहाँ जाके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर सारा वाक़या भी दोहराया, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की। लेकिन मुझे जो उसमें सबसे ज़्यादा बात लगी मतलब हैरत अंगेज़, वो ये थी कि वाक़तन उनकी और जवाद अहमद की गुफ्तगू में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। ऑनेस्टली अगर किसी ने उन्हें उनके साथ मिलाया तो मेरे ख़्याल से उन्होंने ख़ुद ही बातों बातों में सब कुछ प्रूव कर दिया कि वाकई उनमें और अब जवाद अहमद में कोई फ़र्क नहीं रहा। देखिए जवाद पे तनकीद क्यों हो रही होती है, आप देखें, अभी मैं आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट। पहली बात देखिए, जवाद भी जो है वो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई पे तनकीद करते हैं, इकरार भी सिर्फ इमरान खान और पीटीआई पर तनकीद करते नज़र आते हैं आपको। मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, उसकी वजह से अवाम के क्या मसाइल हैं, आपका फोकस इस पे होता है और आप इस चीज़ के ऊपर इशू पे बात कर रहे होते हैं। बेसिकली शख्सियात की बजाय आप इशूज़ पे बात करते हैं और उसमें जो भी शख्सियात ज़िम्मेदार होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्कस होती हैं। लेकिन ये आज की किसी मौजू के ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे, इनकी हर तान जो है वो जाके इमरान खान पे टूटती है। तो ऐसे लगता है बाकायदा कि जैसे आप किसी महाज पर हैं कि आपने इनको टारगेट करना है। तो दोनों यही काम करते हैं। तीसरी बात ये कि दोनों ही सोशल मीडिया यूट्यूबर्स और ये वो के बारे में एक जैसे ख्यालात रखते हैं। पहले तक तो हम ये कह लेते थे कि जवाद अहमद बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं और हर बंदे से उलझते हैं। अब इकरार भी उसी लेवल पर आ चुके हैं और आज तो उन्होंने बहुत ही ऐसी बातें की जो कि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो करें, लेकिन उन्होंने वो कर डाली क्योंकि वो अपना तासुर ये बनाते थे कि वो बड़े पढ़े लिखे, रोशन ख्याल और बहुत एक समझदार सहाफ़ी हैं और उसी तरह की बड़ी शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करके वो लोगों का दिल जीतने आए हैं। तो उन्होंने तो अपना मंशूर इसी किस्म का बताया था। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं और जो उसको बाद में उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ट्वीट भी किया है, उसमें वो हूबहू वो बातें कर रहे हैं जो जवाद अहमद साहब करते हैं कि जनाब ये अपनी बेटी को नहीं मानता इमरान खान, जनाब ये 5 बच्चों की माँ को तलाक दिलवा कर उससे शादी करके बैठा, ये इसके जो हैं वो अखलाकियात हैं, और फिर जर्नैलों की पूट पॉलिश करता है, ये वो, तो वो सारी फिर कहानी। तो वही लेवल आ गया इकरार का भी जो कि जवाद अहमद का लेवल था। जो जहाँ पे जवाद अहमद जाके हिट कर रहे होते हैं वहीं पे इकरार भी हिट कर रहे हैं। और इकरार बड़े गौर क्या कहते हैं खुशू व खुजू से जवाद को भी डिफेंड कर रहे थे कि जवाद तो बहुत अच्छे भले आदमी हैं और इमरान खान जो है वो जैसी हर बुराइयों की जड़ है। हालांकि एक ज़माने में ख़ुद इकरारुल हसन साहब भी इमरान खान साहब की तारीफ़ करते रहे हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम है कि ये जो उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाया है ये उनका अपना नेचुरल बदलाव है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह से वो इस लेवल तक आ गए। वरना अगर आप साफ़ सुथरी एक सियासत करने के लिए कदम रखते हैं तो आप फिर लोगों के घरों में नहीं घुसते। फिर इस तरह तो लोग आपके भी घर में घुसेंगे, फिर आप कहते हैं कि जी हमारे घर पे क्यों घुस रहे हैं और क्यों हमारे फैमिली मैटर्स के ऊपर बात हो रही है। तो फिर वही बात आ जाती है कि जब आप शीशे के घर में होते हैं तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंके जाते। तो हमें तो बहैसियत सहाफ़ी इस बात ने शर्मिंदा किया है कि आप भी जाकर अगर उसी गंद का हिस्सा बनेंगे और उसी तरह की लो लेवल और बिलो द बेल्ट आपने गुफ्तगू करनी है, तो फिर फ़ायदा क्या है कि हम ये किसको कहेंगे जी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मैदान सियासत में आएँ। आपकी और बाकी जो पार्टीज़ की सियासत है उसमें कोई डिफरेंस तो होना चाहिए। चले हम आप ही की बात मान लेते हैं कि पीटीआई भी जो है वो बहुत गलत इस्तेमाल करती होगी अल्फाज, चले आपकी बात भी मान ली, तो क्या आपने फिर पीटीआई वाली सहाफ़त ही या सियासत ही करनी है? तो फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस होगा अगर आपकी बात मान भी ले? तो ये एक अफसोसनाक मरहला है। लेकिन मेरे ख्याल से कि इकरारुल हसन बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और उन्होंने भी जवाद अहमद की तरह उड़ान भरने से पहले ही
بہت ضرورت سے زیادہ ہوشیاری دکھائی یا جو بھی کہہ لیں نادانی دکھائی، لیکن اس چکر میں جتنا میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ان کو بڑی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے سے، تو معذرت کے ساتھ ایسا تو دکھائی نہیں دے رہا. بہتر یہ ہوتا کہ جس بات کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک شائستہ صحافت کریں گے اور سیاست بھی شائستہ کریں گے، اور ایک بالکل نئی پارٹی کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ عوامی مسائل پر، عوام راج پارٹی کا مطلب عوامی مسائل پر بات ہوگی، لیکن آج تک کسی عوامی مسئلے پہ بات نہیں ہوئی. ان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ جا کے عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان پہ ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.